I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीमिंग फैल्कन। मैं हूं इस चैनल का होस्ट अमय सरदेसाई। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनके लिए बता रहा हूं, मैं यहाँ कुछ महीनों से जर्मनी में रह रहा हूं। यहाँ पे मैं मेरी मास्टर्स डिग्री कर रहा हूं विंड एनर्जी इंजीनियरिंग में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ, और या फिर आप कह सकते हो लेटर ऑफ मोटिवेशन के बारे में। तो जब लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना रहता है तो काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें लिखना क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ मोटिवेशन अलग चीज़ है, सेम चीज़ है, क्या है, फॉर्मेट कैसे होता है। तो वो सब कंफ्यूजन आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक्चुअल में लिखा जाता है और क्या एक्सपेक्ट करती है यूनिवर्सिटी आपसे। तो सबसे पहले लेटर ऑफ मोटिवेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दोनों सेम चीज़ है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि दोनों अलग अलग है तो नहीं। अगर आप देखोगे ऊपर से तो दोनों में सेम कंटेंट आता है, सेम चीज़ें लिखनी है। यूनिवर्सिटी या तो उसको लेटर ऑफ मोटिवेशन कहेंगे या फिर उसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहेंगे। तो एब्रीवेशंस है। लेटर ऑफ मोटिवेशन को LOM भी कहते हैं लोग, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को SOP भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना अगर कोई आपको यूनिवर्सिटी में किसी ने लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या LOM या SOP, ये चार चीज में से कोई अगर चीज मांगी है तो कंफ्यूज मत होना कि क्या एक्चुअल में ये क्या मांग रहे हैं इस चीज के ऊपर। तो सबसे पहले लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है। तो होता कैसा है कि यूनिवर्सिटी को आप एकेडमिकली तो अच्छे होने ही चाहिए आपको अगर एडमिशन चाहिए, पर यूनिवर्सिटी ने आपको कभी देखा नहीं है, आपसे यूनिवर्सिटी के लोगों ने कभी मुलाकात की नहीं है, तो उनको पता नहीं होता है कि आप एक्चुअल में कैसे पर्सन हो, कैसा कैरेक्टर है आपका, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो आपके पास एक ही तरीका होता है कि आपके बारे में उनको आप अच्छे से बता सको और उनको पता चले कि आप एक्चुअल में कैसे हो, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आपकी लाइकिंग्स क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको किस चीज़ पसंद है, आपको क्यों लग रहा है कि आप ये कोर्स के लिए बने हो या वो कोर्स में आपका एडमिशन मिलना चाहिए। तो ये चीज़ आपको बताने के लिए आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है। बहुत ही जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, एक ऐसे टाइप है। आपको खुद के बारे में लिखना है कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या हो करके। तो उसका काफ़ी क्रिएटिव फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। आप अपने हिसाब से एक नया फॉर्मेट क्रिएट भी कर सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है। पर अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो ऐसे में वो लोग आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, आपसे वो क्या सुनना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्रिएटिव होते जाते हैं, काफ़ी कोट्स वगैरह बहुत कुछ लिख देते हैं और उनको ये चीज़ों में कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में उनसे मांगा क्या है। तो ये वीडियो में अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में जब आप SOP या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखते हो तो क्या लिखना चाहिए उसमें और क्या अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़, जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या SOP लिखते हो तो सबसे पहला चीज़ याद रखना कि जो भी लिख रहे हो सच लिखना है। कभी भी कुछ भी चीज़ झूठ लिखनी नहीं है, क्योंकि अगर आप झूठ लिखोगे तो चांस है कि बहुत बार आप पकड़े जाओगे। झूठ कुछ लिखना नहीं है, जो भी लिखना है सच लिखना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और काफ़ी बार स्टूडेंट्स करते हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो लिख देते हैं लिखने के लिए जो बिल्कुल भी सच नहीं होती, और यूनिवर्सिटी को पता चल जाता है। और ऐसे पता चलने के बाद आपको एडमिशन तो मिलने ही नहीं वाला है। फिर आपकी प्रोफाइल कितनी भी अच्छी होने दो, पर अगर आप
आप एसओपी में झूठ बोल रहे हो खुद के बारे में तो आपको नहीं मिलने वाला है एडमिशन। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि झूठ बिल्कुल भी कुछ लिखना नहीं है, जो भी लिखोगे सच में जो हुआ है वही लिखोगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा चीज़, आपको जो एसओपी या आपका जो ऐसे रहेगा वो काफ़ी हुकिंग और इंटरेस्टिंग रखना है। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने अभी तक स्टार्टिंग में जो जो चीज़ें की हुई है वो सब लाइफ में आपके साथ जो जो हुआ है सिर्फ लिखते जा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मतलब अगर किसी को लगना चाहिए, अगर पहला पैरा आपका पढ़ लिया है किसी ने, तो उसको लगना चाहिए कि अच्छा चलो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, आगे पढ़ लेते हैं कि ये इंसान कैसा है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके लिए किसी को पढ़ने का इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हुकिंग नहीं होगा या फिर इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो उनको तो हंड्रेड्स ऑफ एसओपीज आते हैं एडमिशन्स के लिए। अप्लाई करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको उनके सारे एसओपीज पढ़ने होते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो वो लोग सीधा साइड में रख देते हैं। तो पहला पहला चीज़ सच बोलना है, दूसरा चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग रखना है। तीसरी चीज, जो अपना साइज रहता है एसओपी का, वो नॉर्मल जो एक्सेप्टेड साइज है वो एक 1 पेज या उससे बड़ा है। पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 2 पेजेस जितना है आपका एसओपी रहना चाहिए, क्योंकि 2 पेज अगर आप लिखते हो या 1.5 पेज के आसपास जब जब आप लिखते हो तो उनको पता चलता है कि आप बहुत इंटरेस्टिंग हो। पहली बात तो ये चीज़ पता लगती है कि आप बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने की हुई है जो आप बता सकते हो खुद के बारे में। तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आता है। पर 2 पेजेस से ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है रीड करने के लिए, और फिर आपका इंटरेस्ट जो था एसओपी में वो उनका चला जाएगा अगर 2 पेजेस से ज़्यादा हो। तो 1 पेज से बड़ा रखना, 2 पेज से कम रखना। दिस इज़ अ परफेक्ट साइज ऑफ एन एसओपी जो आपको मेंटेन करनी चाहिए। और फॉन्ट जब भी आप लिखोगे, फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन जो है वो फॉन्ट में आप लिख सकते हो। टाइम्स न्यू रोमन के अलावा आप एरियल यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा फंकी स्टाइल में मत जाना, थोड़ा सा आपको फॉर्मल रखना है। वो एकदम ही ज़्यादा क्रिएटिव या फंकी स्टाइल नहीं चाहिए, तो फॉर्मल रखो। फॉन्ट साइज रीडेबल चाहिए तो फॉन्ट साइज 12 रखना। अगर आपका ज़रा ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो शायद आप 11 कर सकते हो, पर आइडियली 12 होना चाहिए। तो ये पैरामीटर्स है एसओपी, जब आप लिखोगे अपना तभी ये पैरामीटर्स ज़रूर फॉलो करना। नेक्स्ट थिंग, और जब भी आप स्टार्ट करते हो अपना एसओपी तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना अपना। मतलब और इंट्रोडक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, थोड़ा यूनिक होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ अभी मैं अगर मेरे लिए एसओपी लिख रहा हूँ तो ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यस आई एम अमय सरदेसाई, आई कम फ्रॉम दिस सिटी, आई हैव स्टडीइंग दिस। ऐसा नहीं, ये चीज़ तो आपके सीवी में भी मेंशन की हुई है, तो एसओपी में क्यों मेंशन कर रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, सीवी में जो चीज़ मेंशन की है, मैंने इतना यहाँ से यहाँ पे जॉब किया है, इतने टाइम तक जॉब किया, ये मेरा जॉब रोल था, फिर मैंने ये स्टडीज़ की है, ये डिग्री की है, ये डिग्री में मुझे ये अच्छा लगा, ये किया, ऐसे ऐसे बहुत ही ज़्यादा। जो ये सब चीज़ें सीवी में ऑलरेडी है आपके, आपने ये डिग्री की है, ऐसा किया हुआ, ये ऑलरेडी है। आपको ये चीज़ वापस एसओपी में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप वो चीज़ बताओ जो उन्हें पता नहीं है। जो चीज़ उनको पता ऑलरेडी है, जो सीवी में देख के वो समझ रहे हैं, वही चीज़ अगर एसओपी में होगी तो वो लोग पढ़ेंगे ही नहीं एसओपी आपका। उनको लगेगा कि पूरा सेम है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन देना है, शॉर्ट रखना है, और बहुत ही क्रिस्प रखना है, टू द पॉइंट। ज़्यादा घुमा के बात करनी नहीं है, टू द पॉइंट रहना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, और आपको ये कोर्स में क्या क्यों जाना है। ये 4 चीज़ आपके इंट्रोडक्शन में हमेशा होनी चाहिए। ये 4 चीज़ों से आपको उनको पता चल जाता है कि आपका गोल क्या है, आपको ये एसओपी में क्या बताने वाले हो आप, ये चीज़ उन्हें पता चलनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जितना अच्छा आपका इंट्रोडक्शन होगा, सबसे ज़्यादा टाइम इसके ऊपर ही स्पेंड करना है। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा रहेगा तो आपका एसओपी पढ़ेंगे, अगर इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है तो एसओपी पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। अभी इंट्रोडक्शन के बाद आपको टाइमलाइन, अभी मैं मेरा पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, आप कुछ अलग ट्राई कर सकते हो। पर ये चीज़ मैंने ट्राई की, मैंने टाइमलाइन के हिसाब से किया। एक बार इंट्रोडक्शन हो गया, फिर मैंने इंट्रोडक्शन के बाद मेरा स्कूलिंग के बारे में एक हाफ पैराग्राफ, और मेरा स्कूलिंग से लेके 12th स्टैंडर्ड तक का एक
पैराग्राफ बना दिया था जिसके अंदर मैं स्कूल में मेरी लाइफ कैसी थी, मैंने क्या सीखा, कैसे सब स्किल्स यूज़ की, कौन से मेरे स्किल्स जो है जो अभी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने स्कूल में सीखी थी वो सब चीज़ के बारे में। और स्कूल में मैं ये कोर्स रिलेटेड हमेशा कोर्स रेलेवेंट रखना, कुछ ऐसी चीज़ें मत डालना जो कुछ रेलेवेंसी नहीं है उसका। हमेशा आप जो कोर्स में जा रहे हो वो कोर्स के रेलेवेंट चीज़ें आपने जो की होगी होंगी आपके बचपन से, और उसके वजह से आप इस डिसीजन पे पहुंचे हो कि आपको अभी ये कोर्स ये कंट्री में जाके पढ़ना है, तो वो चीज़ के बारे में आपको हमेशा उसके आसपास ही रहना है, उससे दूर जाना मत जो भी आप लिखोगे। तो सेकंड पैराग्राफ मैंने ऐसे किया था मेरे स्कूलिंग और 12th स्टैंडर्ड तक। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो फिर उसके बाद एक पैराग्राफ मैंने लिखा था कि मेरी इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स कौन से थे, कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग थे, कौन से सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग थे, कौन से सब्जेक्ट्स में मैंने क्या प्रोजेक्ट्स मतलब डीप डेप्थ में नहीं गया, पर किस सब्जेक्ट्स में मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ज़्यादा नॉलेज है, वो चीज़ के बारे में मैंने बताया। पर इस बार भी हमेशा अगर मैं मैकेट्रॉनिक्स का कोर्स फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे सब्जेक्ट्स लाइक रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब सब्जेक्ट्स जो है वो सब्जेक्ट्स को के अंदर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो सब्जेक्ट्स मेरा स्ट्रेंथ है, ऐसे मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि वो कोर्स रिलेवेंट है। वेरएज जब मैं अगर मैकेट्रॉनिक्स के बदले फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अगर ऐसा कोई तो कोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंस मैनेजमेंट, सब्जेक्ट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप और ये सब जो मैनेजमेंट के साइड वाले सब्जेक्ट्स है, वो सब्जेक्ट्स ज़्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। ये हो गया इंजीनियरिंग तक का। उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपने एक्स्ट्रा कोर्सेज या ट्रेनिंग की है वो, आपके इंटर्नशिप्स, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर आपने अपने स्टडीज़ के साथ साथ की है, वो सब आप मेंशन कर सकते हो। पर मेंशन सीवी की तरह नहीं करना है। इस बार आप जब मेंशन करोगे, सपोज मैं बता रहा हूँ कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की है, तो मैं सीवी में ये नहीं बता, जैसे मैंने बताया कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सीवी में लिखा होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की है, ये कॉलेज से की है, ये यूनिवर्सिटी से की है, इतना ग्रेड है, इतना मेरा सीजीपीए है, इतना मेरा ग्रेड है, ये चीज़ें मैं बताऊंगा सीवी में। पर जब यही चीज़ मैं एसओपी में लिखना चाहता हूँ, तो मैं ये सब नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा कि मैंने इंजीनियरिंग की है, ये इंजीनियरिंग के डिग्री के कोर्स में मुझे ये सब्जेक्ट्स ज़्यादा अच्छे लगे, ये सब्जेक्ट्स करने के टाइम पे मैंने ये चीज़ें की है और इसके वजह से मुझे ये स्किल्स आती है, और ये स्किल्स मेरे को और ज़्यादा डेवलप करनी है और बेटर करनी है, इसीलिए मैं ये मास्टर्स कोर्स करने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप लिखते हो जब भी आप एसओपी लिखना चाहते हो तब। पर कभी भी ये मत करना कि जो सीवी में है वही सेंटेंस फॉर्म में चिपका दिया, नहीं। आपको आपने वो कोर्स में क्या सीखा, आपने वो जॉब में कौन सी स्किल्स अप्लाई की, आपका जॉब में जॉब रोल क्या था, आपने किस प्रकार से वो जॉब में चैलेंजेस आए वो टैकल किए, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी है। हो गया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो हमें नहीं करनी है, वो है कि कुछ भी हो जाए, कोट्स रहते हैं, बट कुछ लोग लिखते हैं महात्मा गांधी का कोट लिखते हैं, और या फिर अब्दुल कलाम का कोट लिखते हैं, या किसी बड़े लीडर का या साइंटिस्ट का कोट लिखते हैं और वो कोट के हिसाब से लेके जाते हैं। कभी मत करना। कोट से आप कोट लिखते हो, ठीक है यार, आपको लगता है एसओपी इंटरेस्टिंग, उन लोग को लगता है कि किसी का उठा के कोट सिर्फ चिपका दिया है। बिल्कुल बिल्कुल भी मत लिखना कोट्स वगैरह, जितना हो कुछ भी हो जाए ये चीज़ तो ज़रूर अवॉइड करना। आपको लोग कहेंगे कि कोट्स लिखने से थोड़ा, एक कोट लिखोगे उसके आसपास आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करोगे, नहीं, बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं आता है। यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मेरे एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूँ आपको, और मेरा सजेशन यही होगा कि कुछ भी हो जाए कोट्स, और आप अगर कुछ ऐसा चीज़ी लाइन लिखना चाहते हो तो मत लिखना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है आपके एसओपी पे। नेक्स्ट थिंग, अगर आपका कुछ गैप ईयर है, सपोज आपने ड्रॉप ड्रॉप लिया था एक साल का, या फिर आपका कोर्स होने के बाद आप एक साल वेट किए हो और उसके बाद अभी अप्लाई करने वाले हो आगे मास्टर्स के लिए, तो वो गैप आपने लिया था तो क्यों लिया था, और वो गैप के अंदर क्या किया है, ये चीज़ ज़रूर एक्सप्लेन करना, क्योंकि सीवी में आपको आपका वो गैप दिख जाएगा।
1 साल का, 6 महीने का, 4 महीने का, जितना भी गैप है उनको दिख जाएगा। तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो गैप जब था तभी आप कुछ कर नहीं रहे थे, ऐसे ही फ्री बैठे थे, ये नहीं लगना चाहिए। आप हमेशा वो गैप में आपने क्या किया, कुछ सीखा क्या, आपने ट्रैवल किया क्या, कुछ नया एक्सपीरियंस किया क्या, वो चीज़ आप बताना है, और वो गैप क्यों आया उसका रीज़न बताना है। ये चीज़ ज़रूर रखना, क्योंकि उन लोग को पता नहीं है, वो लोग आपका एसओपी पढ़ेंगे, वो लोग आपका सीवी देखेंगे, सीवी में उनको एक गैप दिखेगा, उनको पता नहीं है वो गैप में क्या किया है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। वो लोग अज्यूम करते हैं कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते, मोटिवेटेड पर्सन ही नहीं हो, तो इसलिए 1 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिया, 6 महीने ऐसे ही बर्बाद कर दिए। तो ये चीज़ उनको लगनी नहीं चाहिए, इसलिए वो गैप ईयर में आपने क्या किया है ये चीज़ आपको ज़रूर मेंशन करनी है आपके एसओपी में। इस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है अगर आपके पास गैप ईयर है तो। अगर गैप ईयर नहीं है तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है गैप ईयर के बारे में। नेक्स्ट थिंग, जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है लोगों से, वो है कि सीवीज जो है उसी की तरह लिख देते हैं जो सीवी में मेंशन किया हुआ है, एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पे आपके इसमें लिख देंगे, एसओपी में लिख देंगे, और फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है, क्योंकि सेम जो चीज़ सीवी में है वही चीज़ एसओपी में है, तो लोग रीड नहीं करते, तो ये चीज़ अवॉइड करनी है। नेक्स्ट, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखना है। काफ़ी बार लोग ट्राई करते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करने जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है थोड़ा, क्योंकि उन यहाँ पे आप जब आप यूनिवर्सिटी में, उनको आपका इंग्लिश कैसा है ये नहीं देखना है, उसके लिए आपने आईएलटीएस की एग्ज़ाम दी हुई है। उनको ये चेक करना है कि आप आपके बारे में कितना जानते हो, आप आपके बारे में कैसे दूसरों को बताते हो, और आप कितने इंटरेस्टिंग पर्सन हो, ये चीज़ उनको जानना है। तो इंग्लिश ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखनी है और ज़्यादा ख़राब भी नहीं होनी चाहिए। ग्रामर पे ध्यान देना, ग्रामर पर परफेक्ट होना चाहिए, और जो भी आप लिख रहे हो वो एक सेंस में रहना चाहिए। कुछ भी इधर उधर डाल दिया ऐसा नहीं है, और एक बीच में एक दो चार डिफिकल्ट वर्ड्स डाल दिए, या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स डाल दिए, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिए, ये सब चीज़ नहीं करनी है। सिंपल रखना, लोगों को समझना चाहिए, ऐसे लिखना। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। क्रिएटिव बनना थोड़ा, मतलब आप मैंने मेरा मेथड बता दिया, मैंने टाइमलाइन के हिसाब से किया था कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर मेरा स्कूलिंग, फिर मेरा बैचलर्स, फिर उसके बाद मैंने बैचलर्स के बाद टाइम के हिसाब से मैंने कौन से प्रोजेक्ट्स किए, कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, वो सब चीज़ें लिखी, और उसके बाद कोर्स के बारे में, मैं जो कोर्स के अप्लाई कर रहा हूँ, क्यों अप्लाई कर रहा हूँ वगैरह, ये सब चीज़ें दी, उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा आपको। पर ये जो चीज़ है, मैंने ये मेथड ट्राई किया। अगर आप थोड़े और क्रिएटिव होना चाहते हो, आपको कोई और आइडिया है, तो आप वो ज़रूर यूज़ करना, और क्रिएटिविटी इज़ ऑलवेज वेलकम इन एसओपीज। जितना आप क्रिएटिव हो सकते हो जाओ, बस कुछ चीज़ें अवॉइड करना। फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, फॉर्मल रहने देना, ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, तो आपका एसओपी जो है वो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, हर एक कोर्स के लिए एक अलग एसओपी होना चाहिए। ये चीज़ लोग नहीं करते, एक ही स्टैंडर्ड एसओपी बना के सारी यूनिवर्सिटी को भेज दिया, सारे कोर्सेज के लिए भेज दिया, ये चीज़ नहीं करनी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, हर एक कोर्स के लिए एक अलग एसओपी होगा। वो एसओपी यूनिकली वही यू कोर्स के लिए बनाया होगा, वही यूनिवर्सिटी के लिए बनाया हुआ रहना चाहिए। तो अगर आप 20 यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हो, 20 एसओपी बनाने पड़ेंगे। अगर 10 में अप्लाई कर रहे हो तो 10 बनाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके अलावा जब आप लिखते हो तो आपका एसओपी का एंडिंग वाला पार्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसओपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि उनको देखना है कि आप क्यों मोटिवेटेड हो ये कोर्स करने में, यही यूनिवर्सिटी में करने में, और यही कंट्री में आने में आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्यों करना चाहते हो। तो ये चीज़ आपको बताना है, और ये चीज़ आपको बताने के लिए मेरी जो आइडिया है वो है कि मैं यूनिवर्सिटी और कोर्स के बारे में एक अच्छा रिसर्च कर लेता हूँ उनके वेबसाइट पे जाके। वहाँ पे प्रोफेसर्स क्या कर रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनाई कहाँ है अभी उनके, कौन से कंपनीज के साथ एसोसिएटेड है, रिसर्च कौन सा हो रहा है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैं रिसर्च देखता हूँ, सर्च करके नोट डाउन करके रख लेता हूँ। और उसमें से मुझे जो इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे कि अगर कोई कोर्स है मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसमें मुझे कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वो सब्जेक्ट है, कोई प्रोफेसर है जिनका कुछ काम चालू है, पीएचडी वर्क चालू है, रिसर्च चालू है, वो रिसर्च मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, तो ये सब रीजंस दिए कि मैं मेरा इंटरेस्ट ये कोर्स में क्यों है
ये उनको बताता हूँ। तो हमेशा जब आप एंड करोगे तो एंडिंग में आपको अच्छे से समराइज करना है कि आपको ये कोर्स में इंटरेस्ट क्यों आया। तो बेस्ट थिंग इज फर्स्ट टू स्टार्ट विद कंट्री। तो अगर आप ये कंट्री में आना चाहते हो तो क्यों आना चाहते हो। उसके बाद कोर्स में आपका इंटरेस्ट क्यों आया, वो कोर्स, फिर कोर्स में इंटरेस्ट आने का आपको बताना है कि वो कोर्स आपको इसी यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना है। तो यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट क्यों है, तो क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के पास ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ये प्रोफेसर के ये रिसर्च चालू है जो आपको इंटरेस्ट करते हैं, ऐसे सब चीज़ें आपको बताना है। और एंड में एक छोटा कंक्लूजन देना है कि आपको अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपका फर्दर करियर में बहुत हेल्प होगा। और आपके फाइनल जो बिग गोल्स है, बड़े गोल्स है लाइफ के, वो गोल्स आप थोड़े बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो। और इस तरह से आपको अपना एसओपी ख़त्म करना है। तो ये एक मेरा आइडिया है एसओपी का, इस प्रकार से लिखना चाहिए। और जर्मन यूनिवर्सिटीज़ आपसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट करती है। मेन पॉइंट याद रखना, सबसे पहला चीज सच बोलना है। दूसरा चीज, जो भी आप लिखोगे वो आपके कोर्स और यूनिवर्सिटी के रेलेवेंट होना चाहिए। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो बिजनेस और आपको कहोगे कि मुझे डांस की हॉबी है, रेलेवेंट नहीं है ना वो चीज़। मतलब कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो, आपको पसंद है डांस करना, लिख सकते हो, पर वो चीज़ आपके कोर्स में रेलेवेंट नहीं है। अगर आप सपोज आप कोई स्पोर्ट खेलते हो जैसे कि क्रिकेट है या फिर फुटबॉल है, और आप कोई कोर्स कर रहे हो लीडरशिप वगैरह का, तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि ये स्पोर्ट के वजह से आपको आपका कैरेक्टर कैसे बिल्डअप हुआ, ये कोर्स के लिए आपको आपको कौन सी ऐसी वैल्यू सीखी आपने जो वो स्पोर्ट से, जो ये कोर्स के लिए आपने आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे आप बता सकते हो ज़रूर, पर अगर रेलेवेंट नहीं है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ अवॉइड करना। ये इम्पॉर्टेंट बात हो गई। तीसरी चीज़, सिंपल रखना, इंग्लिश कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। चौथी चीज़ चीज़ी कोट्स अवॉइड करना है पूरे कंप्लीटली। पांचवी चीज़, क्रिएटिव हो सकते हो आप पर फॉर्मल रहना है। फिर उसके बाद कोर्स के बारे में बहुत अच्छा रिसर्च करके कोर्स के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि उनको जानना है आप इस यूनिवर्सिटी के ये कोर्स में क्यों इंटरेस्टेड हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एसओपी का, ये भी बहुत अच्छा है। इंट्रोडक्शन के बाद अगर कोई चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो यही है, क्योंकि इससे आप उनको पता चल जाता है कि आपका मोटिवेशन क्या है। तो ये हो गया एसओपी के बारे में। टिप्स एंड ट्रिक्स जो है, एक मैं यहाँ पे साइड में आपको एक बार दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लिख दूंगा ताकि आप विजिट कर सको। फॉर योर रेफरेंस मैं मेरा जो यूनिवर्सिटी एसओपी था वो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। पर आई होप कि आप एग्जैक्टली सेम कॉपी ना करो या फिर उस रिलेटेड कुछ ना लिखो, क्योंकि वही बेटर है आपके लिए। आप अगर दूसरों के एसओपी से सीधा लेते हो कुछ कंटेंट तो उनको ऑब्वियसली पता चल जाता है। प्लेजरिज्म का भी प्रॉब्लम यहाँ पे है। अगर प्लेजरिज्म उनको दिखा तो आप सीधा रिजेक्टेड हो जाते हो, सीधा रिजेक्टेड। आप फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं है आपका इतना मेहनत लेके। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और आपको अगर कोई और क्वेश्चंस हो एसओपी के बारे में या फिर आपको और कोई डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ताकि मैं उस चीज़ आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगला वीडियो में मैं आपको और भी कुछ चीज़ें रहेंगी जो ज़रूरी है एडमिशन के लिए, अब्रॉड स्टडीज़ के लिए, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए ड्रीम बिग, फ्लाई हाई, ड्रीमिंग फाल्कन। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों।